हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आपसे बिलोंग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ दो और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। इन दोनों चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे अपलोड होने वाला है। सो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर आज के दिन का है पहला वीडियो। एंड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, जिसका इम्पैक्ट कल के दिन हमारे मार्केट में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कौन सी चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि शाम के 6 बजे से, ठीक है, हर किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर आप लोगों को एक ही चीज़ देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। कौन से टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर इनको यहाँ पे जानते ही होंगे। यस, धनखड़ जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को यहाँ पे मिलते थे। इनके इस्तीफे के बाद हम लोगों ने देखा बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे चली थी एकदम, जिस प्रकार से इन्होंने इस्तीफा यहाँ पे दिया था, फिर उसके बाद वो प्लेस यहाँ पे वैकेंट हो गई। एंड आप सभी लोगों को बताइए, अभी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आज के दिन पूरा भी यहाँ पे हो चुका है। आई गेस दोपहर को 2 बजे के आसपास कुछ तो था, 2-2:30 बजे के आसपास। इसका जो काउंटिंग रहेगा दोस्तों, वो हम लोग को अभी 6 बजे से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। एंड 2 नॉमिनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, एक एनडीए की साइड से, एक इंडिया अलायंस की अगर हम लोग बात कर ले उनके साइड से। एंड अब ये देखने वाली बात होगी कि इनमें से कौन जीतेगा। बेसिकली अगर देखा गया एग्जिट पोल जो चलते रहते हैं उस हिसाब से, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एनडीए के जो कैंडिडेट है वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे जीत सकते हैं, यही एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, लेट्स सी क्या आउटकम निकल कर आता है। बट यस, ये आउटकम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। खास करके क्या है, यूजुअली तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है, जिसकी मेजॉरिटी होती है भाई उन्हीं का कैंडिडेट इजीली जीतते हुए यूजुअली देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट फिर भी अगर कुछ 19-20 अगर हुआ तो यस, बहुत बड़ा रिएक्शन हम लोग को मार्केट में भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट उसके चांसेस थोड़े से कम है। बट फिर भी ये सिनेरियो इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है, क्योंकि यस आप सब लोगों को पता है इसके बाद बहुत सारे इलेक्शन है। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेजर इलेक्शन कौन सा रहने वाला है, बिहार का इलेक्शन। ठीक है, क्योंकि अभी की जो सरकार हम लोग को बनती हुई देखने को मिल चुकी है, कोई भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोग को यहाँ पे पावर में देखने को नहीं मिल रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे देखने को मिले सीट लेकर आई है वो है बीजेपी, 240 सीटें। ठीक है, और सरकार बनाने के लिए आई गेस 272 ऐसा कुछ तो नंबर यहाँ पे रहता है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपको पता है यस, बिहार की अगर बात कर ले, ठीक है, नीतीश कुमार जी एंड चंद्रबाबू नायडू जी, उनके सपोर्ट के चलते ही ये सरकार बनते हुए देखने को मिली है। जो भी ये इलेक्शन के जो ये रिजल्ट्स अभी रहने वाले हैं आज के दिन की अगर बात कर ले, ठीक है, वो बहुत ही क्रूशल यहाँ पे पॉइंट रहेगा। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर अगर निकल कर अगर आ जाते हैं तो उस चीज़ का जो इम्पैक्ट रहता है वो मार्केट के ऊपर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बेसिकली इन सभी चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कहा कि 6 बजे से वोटिंग काउंट यहाँ पे होगा, उसके बाद शाम तक हम लोग को रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि एग्जैक्टली कौन जीता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एशियन पेंट, यस एशियन पेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, बिरला ओपस के अनाउंसमेंट के बाद, ठीक है, एशियन पेंट जो गिरा है वो अभी भी कमबैक करने का ही कोशिश कर रहा है। बट यस, कंपनी अपना बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है उसको नहीं रोक रही है। मतलब यस, आप देख सकते हैं एशियन पेंट इन्वेस्ट करने वाली 2000 करोड़, ठीक है, अपना जो इंदौर का जो प्लांट है, ठीक है, उसका कैपेसिटी यहाँ पे, मतलब नई चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसके लिए वो 2000 करोड़ इन्वेस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छी बात है भाई, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कैपेक्स इसी को तो हम लोग बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे बोलते हैं, कि अपना कैपेसिटी और बढ़ाएंगे। तो जितना कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ने का, टॉप लाइन बढ़ने का चांसेस यहाँ पे रहते हैं। एंड बॉटम लाइन अगर अच्छा होता है तो कंपनी के शेयर प्राइस में भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। हालांकि ये लंबा प्रोसेस होता है, बट यस, ये पॉइंट हम लोग को आज भी देखने को मिल रहा है कि एशियन पेंट रुकते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों, तो टाटा पावर, यस टाटा पावर की अगर बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है वो पूरा एक इकोसिस्टम ही है। ठीक है, ये टाटा की कंपनियां गाड़ी बनाती हैं। कौन सी हम बात करें गाड़ी बनाती है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जो कि टाटा मोटर है। ठीक है, उसमें जो इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो टाटा लेक्सी भी देखने को मिल जाती है, टाटा टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है। एंड उसी में ही चार्जिंग की अगर बात कर ले तो टाटा पावर जैसी कंपनियां भी हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। टाटा पावर एंड टाटा पैसेंजर इन ने मिलकर यहाँ पे मुंबई में फर्स्ट लार्ज स्केल ईवी चार्जिंग क्लब की यहाँ पे क्या किया है, इनॉग्रेशन, मतलब शुरुआत यहाँ पे की है, उद्घाटन किया है, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को सक्सेसफुल बनाना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका रहेगा, चार्जिंग
ईवी चार्जिंग हब तो यहाँ पे होने चाहिए, ईवी चार्जिंग स्टेशन तो होने चाहिए, तभी तो जाके इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे ज़्यादा बिकेंगी। क्योंकि जो सर्वे यहाँ पे किया गया था उसमें यही चीज़ पता लग गई कि मैक्सिमम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ क्यों नहीं ले रहे हैं। तो वो यही कह रहे थे कि चार्जिंग स्टेशन काफ़ी कम है, ठीक है, किधर गाड़ी बीच में ही बंद पड़ गई तो, ठीक है। तो ये एक जितना ज़्यादा मतलब ये चीज़ें फास्ट यहाँ पे ग्रो होगी, ईवी चार्जिंग हब्स की अगर हम लोग बात कर ले, स्टेशंस की बात कर ले, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिकवाली भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इसीलिए सरकार भी यहाँ पे क्या कर रही है, बहुत सारे खुद के कंपनीज को भी प्रमोट यहाँ पे कर रही है ईवी स्टेशन खोलने के लिए, एंड प्राइवेट प्लेयर्स को भी ईवी स्टेशन खोलने के लिए यहाँ पे प्रमोट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे इन्फोसिस को लेकर, यस इन्फोसिस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कल मार्केट बंद होने के बाद एक खबर यहाँ पे सामने निकल कर आ गई कि इन्फोसिस यहाँ पे लिटरली हम कह सकते हैं 5th टाइम एंड आफ्टर 3 years बायबैक कंसिडर करने जा रहा है, ठीक है। कब? 11 सितंबर को पता चलेगा कि बायबैक देंगे या नहीं देंगे करके, ठीक है। जो बिगनर्स होते हैं तो उनसे ये गलती हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि बायबैक अनाउंस हो गया, नहीं भाई, अनाउंस नहीं हुआ है। क्या लिखा है कि इन्फोसिस कंसिडर, प्रपोजल है, यस और नो 11 सितंबर को पता चलेगा, ठीक है। बट जैसे कि आपको पता है भाई मार्केट हमेशा एडवांस में चलता है, तो आज ही के दिन भाई स्टॉक तो पहले ही 5% चला, ऊपर से थोड़ा 1% करेक्शन भी आ गया, ओवरऑल 4% 4.5% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। अभी वो 11 तारीख को पता चलेगा कि वो बायबैक देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। यूजुअली इन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है कि जो अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाते हैं, जिसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई जाती है, वो चीज़ें यूजुअली हो जाती है। हालांकि ये किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं होती कि ऐसा ही होगा करके आगे भी, बट फिर भी ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से मतलब आप सोच कर देखो ना, सिर्फ अनाउंसमेंट हो गया और स्टॉक ने तो ऐसे ही रिएक्शन दे दिया कि बायबैक मिल ही चुका है करके, ठीक है। अब उसमें भी कहानी में ट्विस्ट होती है, आप सभी लोगों को पता है बायबैक के टाइप्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक होता है टेंडर ऑफर, एक होता है ओपन ऑफर वाला, ठीक है। एंड बायबैक अगर देखा गया तो जो ये टेंडर वाला होता है, ठीक है, इसको मार्केट थोड़ा ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा मतलब थोड़ा क्या भाई, इसी को पसंद करता है, ठीक है। टेंडर ऑफर में क्या होता है कि जो भी प्राइस रहेगा उसके यूजुअली ऊपर का प्रीमियम का प्राइस दिया जाता है, उसमें भी डिपेंड करता है कि कितना प्रीमियम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सारा इफ बट का खेले। बट अगर ओपन मार्केट वाला बायबैक होगा तो डायरेक्टली भाई शेयर होल्डर को एज सच कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। इसमें कंपनी क्या करेगी, ओपन मार्केट से जब उनको चाहे परफेक्ट वैल्यूएशन लगता है वो शेयर्स को जितना चाहे उतना उठा लेंगी, ठीक है। तो ये ओपन मार्केट वाला अगर बायबैक का जब भी अनाउंसमेंट हो जाता है तो मार्केट नाराज़ भी हो जाता है, एंड बहुत बार हम लोगों ने देखा है फिर शेयर के प्राइस में गिरावट भी हो जाती है। बट टेंडर ऑफर वाला अगर रहता है तो इस खबर को सुन के मार्केट भी भागता है, ठीक है। बट उसमें भी इफ बट है कि टेंडर है तो भाई कौन से प्राइस के ऊपर, कितने प्रीमियम के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम लोगों को 11 सितंबर को मिलेंगे। क्या पहले तो बायबैक देंगे, यस और नो, एंड अगर देंगे तो कौन सा रूट यहाँ पे वो अपनाएंगे, टेंडर या फिर ओपन, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड अगर टेंडर रहेगा तो क्या प्रीमियम रहेगा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। क्योंकि बायबैक के चलते यहाँ पे क्या हो जाता है, कंपनी अपने ही शेयर्स वापस खरीद लेती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड जैसे शेयर अगर डिस्ट्रॉय अगर हो गए तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, ठीक है, वो मार्केट में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम होंगे एंड अगर आपका प्रॉफिट अगर ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग्स बढ़ जाती है, ईपीएस बढ़ जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और ये बायबैक बीबैक करने का ये जो चीज़ें रहती है वो रिच बैलेंस शीट वाली कंपनीज में हम लोग को देखने को मिल जाती है, जिनके पास काफ़ी कैश होता है, और यूजुअली ये चीज़ें हमें आईटी कंपनीज में ही देखने को मिल जाती है। एनीवेज देन अगर हम लोग बात करें आज के दिन जो एक कंपनीज है, ठीक है, एकदम ज़बरदस्त 4-5 दिनों से भाग रहे थे, कल के दिन भी ज़बरदस्त भागे थे, यस आज के दिन ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिले। आप चाहो तो उसको प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो। कौन सी कंपनी, सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां, यस सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां जो एकदम ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिल गए। आज वहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नो डाउट जो जितना तेज़ भागता है उसमें गिरावट भी उतनी तेज़ यहाँ पे निकल कर यहाँ पे आ जाती है, एंड यही चीज़ सेमीकंडक्टर वाले स्टॉक्स में भी आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस जेएफएस की अगर बात कर ले तो रिसेंटली आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कंपनी ने किस सेगमेंट में अनाउंसमेंट किया था, यस इंश्योरेंस सेगमेंट को लेकर उन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। और क्या अनाउंसमेंट किया था, वो बजाज अलायंस, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिलती थी, ऑब्वियसली ये अलग अलग कंपनी है, बजाज अलग कंपनी, अलायंस अलग कंपनी, तो अलायंस अलग हो गया, ठीक है। एंड फाइनली जियो फाइनेंस ने क्या कर दिया, अलायंस के साथ ही अपना टाइप यहाँ पे घोषित यहाँ पे कर लिया कि वो जॉइंट वेंचर यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी चीज़ को लेकर फाइनली दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियल खबर आ गई कि जियो फाइनेंशियल एंड अलायंस इनकॉर्पोरेट मतलब बना रहे हैं अलायंस जियो री इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन इंडिया, जिसमें 50-50% का स्टेक हम लोग को दोनों का देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ठीक है, इसकी शुरुआत यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। री इंश्योरेंस क्या होता है, यूएबी मैंने आप लोगों को बता दिया, जब आप दोनों मिलकर काम करते हैं
तो आप बड़ा इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। इससे आपका रिस्क डिवाइड यहाँ पे हो जाता है कि ताकि कल भविष्य में ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत बड़ा कोई तो इंश्योरेंस वाली कंपनी मिल गई, मतलब इंश्योरेंस करवा रहा है कोई, एंड अगर वो क्लेम देने की बात आ गई एंड आपकी कंपनी अगर आधी उड़ जाती है तो दिक्कत हो जाती है। तो री इंश्योरेंस में क्या होता है, आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है और आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स भी, बिजनेस भी यहाँ पे मिल जाते हैं। सो चलिए फाइनली इन्होंने क्या कर दिया, अपना जॉइंट वेंचर फॉर्म यहाँ पे कर लिया है, ये चीज़ भी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे वो आपके सामने रखे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड इस चैनल पे जो वीडियो आने वाला है उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो, सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बेल आइकन को हिट करके रखना, क्योंकि जब वीडियो अपलोड हो जाएगा फिर उस आपका मतलब जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन रहेगा वो आप तक यहाँ पे पहुंच जाएगा। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।